हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो गौरैया, कक्षा 8, मल्हार, पाठ 2, दो गौरैया। दो गौरैया एक बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी है जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। यह केवल कहानी नहीं है, इसमें हम व्यक्तियों का, मनुष्यों का प्रेम देखेंगे दो गौरैयों के प्रति। क्या प्रेम है, क्यों प्रेम करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको यह कहानी शब्द दर शब्द समझाई जाएगी। कहानी को अच्छे से समझने के बाद हम इसके प्रश्नोत्तर और बाकी की एक्टिविटीज भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा नया पाठ, दो गौरैया। गौरैया, गौरैया का अर्थ है छोटी चिड़िया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी। चलिए शुरू करते हैं। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि ये घर नहीं, सराय है। सराय का मतलब होता है धर्मशाला, बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ पर मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। यहाँ पर घर में जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा घर नहीं बल्कि एक धर्मशाला बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ पर मेहमान हैं, मालिक तो कोई और है। आंगन में आम का पेड़ है, ये देख पा रहे हैं आप। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। उस आंगन में जो आम का पेड़ है वहां पर हर तरह के पक्षी अपना डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है तो पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। अब पिताजी का ऐसा मानना है कि जो भी पक्षी होते हैं वो जो घाटियों से होकर, पहाड़ियों से होकर उड़ते हैं, वो उड़ते हुए सीधे हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। फिर पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। अब पिताजी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी पक्षी हो, कहीं से उड़ने वाले हो, कहीं से उड़ रहे हो, उड़ना हो तो वो सीधे उड़कर हमारे घर आ जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें हमारे घर का पता दे दिया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं। आप पक्षियों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से पक्षी का नाम इस पाठ में आया है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया। पिताजी कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर तोते आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये तोते आ जाते हैं, कभी कौवे आ जाते हैं, तो कभी गौरैया में छोटी चिड़िया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। पिताजी का ऐसा मानना है कि जो पक्षी शोर करते हैं वो शोर इतना तेज होता है, लगता है मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, परंतु लोग कहते हैं कि ये शोर नहीं, पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं। पिताजी कह रहे हैं कि घर के अंदर भी यही हाल है। पता नहीं बीसों तो चूहे हमारे घर में हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। अब पिताजी कहते हैं कि बाहर तो बाहर, घर में भी इतने चूहे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ते भागते रहते हैं। रात भर इनकी धमाचौकड़ी मचती रहती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं,
डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। उन चूहों ने इतनी धमाचौकड़ी मचा रखी है कि कभी तो वो बर्तन गिराते हैं, कभी डब्बे खोल देते हैं और कभी प्याले तोड़ देते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी का मतलब होता है सिगड़ी, या ऐसा कोई बर्तन जिसमें आग जल रही हो, तो वह सिगड़ी के पीछे बैठना ही पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। यहाँ पर व्यंग किया गया है। पिताजी का ऐसा मानना है कि जो चूहा है वो हमेशा उस अंगीठी के पीछे ही बैठा रहता है, मानो उसे बहुत सर्दी लग रही है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। शायद उसे गर्मी बहुत लग रही है, तो जो दूसरा चूहा है वो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर हमेशा बैठा रहता है। तो पिताजी का ऐसा मानना है कि उसे गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए वह बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठा रहता है। अब बिल्ली हमारे घर में रहती तो है, मगर घर उसे भी पसंद है। हमारे घर में बिल्ली भी रहती है और वह कभी कभी झांक जाती है। रहती नहीं है, पर वो कभी कभी झांकती रहती है। देखें यहाँ पर कितने सारे पक्षी हैं। कौवा है, चिड़िया है, चूहा। तो बिल्ली भी कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। वो बिल्ली ऐसी है कि रोज झांकती है। कभी उसका मन हुआ तो वो घर में आ जाएगी, और कभी मन ना हुआ तो वो कहकर चली जाएगी कि फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरे के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है। अब पिताजी कह रहे हैं इतने सारे पक्षी उनके घर में डेरा डाल के बैठे हैं। बिल्ली हो गई, चमगादड़ तो रोज पर फैलाए बैठा रहता है, कसरत करता रहता है, और जो कबूतर है उनका तो मानो ये घर ही है। दिन भर गुट्टरगू का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी बहुत है और बर्रे भी हैं। बर्रे का मतलब होता है ततैया, जो मधुमक्खी से छोटी होती है, उसे हम ततैया कहते हैं। इतने पर ही नहीं, छिपकलियां भी है और बर्रे भी है। चींटियों की तो मानो जैसे फौज हो, छावनी डालकर जो बैठी हो। छावनी डालकर चींटियां बैठी है, मीन्स डेरा डालकर चींटियां भी बैठी है। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी ऐसा कह रहे हैं कि जो दो गौरैया है, एक बार वो बिना पूछे ही घर में आ गई और मानो पूरे घर का निरीक्षण कर रही हो, हमारे घर को, हमारे मकान को देखने लगी हो। पिताजी कहने लगे कि मानो वो घर का निरीक्षण कर रही हो। निरीक्षण करना मीन्स एक एक चीज को अच्छे से देखना, ऑब्जर्वेशन करना कि घर उनके रहने योग्य है भी या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी किसी खिड़की पर। जो दो गौरैया है वो कभी अपना ठिकाना कहाँ बनाती, रोशनदान पर बैठ जाती, तो कभी जाकर वो खिड़की पर बैठ जाती। जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई, आती, देखती और चली जाती। हमने भी कई बार देखा है, हमारे घर के आसपास, हमारे छत पर, सामने पेड़ों पर ऐसे ही चिड़िया आना जाना करती रहती हैं। पर दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में, अब दो दिन के बाद पिताजी देखते हैं कि जो उनके घर में, उनके कमरे में जो पंखा लगा है, उसके गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। पंखे के जो गोला होता है जहां पर पंखा लगाया जाता है, वहां पर उसने अपना बिछावन, मीन्स वहां पर उसने अपना डेरा पूरी तरह से बना लिया है। और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आया। अब ऐसा लग रहा है मानो जो दो चिड़िया थी उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद उन्हें घर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहां अपना डेरा बना लिया। दोनों बैठकर मजे से वहां गाना गा रही थी। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे।
जो माँ है, पिताजी है, वो दोनों सोफे पर बैठे बैठे उन दोनों गौरैया को पंखे की गोले से देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। अब माँ ने अंदाजा लगा लिया कि जो दो गौरैया है वो इतनी अच्छे से बैठी है उस गोले में, अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से नहीं जाने वाली है। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ का ऐसा कहना है कि जिस दिन ये आई थी उसी दिन अगर इसे उड़ा देते तो शायद ये उड़ भी जाती, लेकिन अब तो ये ऐसी आकर बैठी है कि अब इसका जाना यहाँ से मुश्किल लगता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है। क्योंकि चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? पंखे के गोले में बनाया था। ये किसी प्रश्न का उत्तर भी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये माँ है और यहाँ से बिल्ली झांक रही है, देखिए। इस पर पिताजी को गुस्सा आया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये यहाँ कैसे रहती है। गोरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। पिताजी को इतने में गुस्सा आया क्योंकि माँ ने वहां पर व्यंग किया। तब पिताजी कहते हैं कि गोरैया, मेरे आगे कौन सी बड़ी चीज है, इसे तो मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालेंगे। फिर माँ ने व्यंग किया कि वो किसे नहीं निकाल पाए? चूहों को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारे घर में बीसियों तो चूहे हैं। तो माँ ने कहा कि तुम चूहों को तो निकाल नहीं पाए, तो अब चिड़ियों को कैसे निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते। व्यंग करना मतलब हंसी मजाक करना, किसी की एकदम से हंसी उड़ा देना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी माँ कोई बात कहे तो वो व्यंग में ही कहती है, और इतने में ही पिताजी उबल पड़ते, उनको गुस्सा आ जाता है। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श्श कहा। बाहें झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। फिर बाहें झुलाते हुए कभी शू शू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। जैसे ही पिताजी पंखे के नीचे जाकर खड़े हुए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम चिड़ियों को कैसे उड़ाए, तो दोनों चिड़िया उस पंखे के गोले में से झांकने लगी और ची ची करने लगी। और माँ फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। इतने पर फिर माँ को और हंसी आ गई। पिताजी को गुस्सा आया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। फिर माँ ने हंसकर कहा कि वो दोनों आपस में बात कर रही है और एक दूसरे से पूछ रही है कि ये जो आदमी है, ये आदमी क्यों है, कौन है और यहाँ क्यों नाच रहा है। अब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। पिताजी और गुस्से में आ गए और जोर से वो कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंख के डंडे पर जाकर बैठ गई। जो गौरैया थी वो वहां से निकली और जहां पर उसने दूसरा डेरा बनाया था, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो रोशनदान पर और खिड़कियों पर भी बैठती थी, तो वो वहां दूसरे डेरे पर जाकर बैठ गई। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ गया। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अब माँ कह रही है कि ये जो चिड़िया है ये यहाँ से नहीं निकलने वाली है, ऐसा लगता है कि मानो इसने अंडे दे दिए हो। निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को जोर से ठकोरा। उन्होंने, पिताजी को इतना तेज गुस्सा आया कि फिर से उन्होंने लाठी उठाई और उस लाठी को पंखे के गोले पर जोर जोर से ठोकने लगे। चिड़िया ची ची करके गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी, मानो वो ऐसा सोच कर ही आई हो कि अब तो मुझे इसी घर में रहना है। तो जो चिड़िया थी वो ची ची करके पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला लेते तो ये उड़ जाती। माँ ने फिर हंसकर कहा कि इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, यदि आप पंखा चलाते तो वो ऐसे ही उड़ जाती। फिर माँ ने यहाँ व्यंग किया,
पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। फिर उन्होंने वही डंडा उठाया, वही लाठी उठाई और पर्दे के डंडे की तरफ चले गए। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी। फिर वहां से वो चिड़िया उठकर किचन के दरवाजे पर जा बैठी। दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर दोनों ही चिड़िया आंख मिचोली का खेल खेल रही थी पिताजी के साथ। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा है। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो, फिर दरवाजे खुले क्यों हैं? और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो, तुम दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी ये निकलेगी। ठीक है, जब हम चिड़ियों को बाहर निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, दरवाजे खुले छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ ने फिर कहा कि तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी के दरवाजे बंद करो, तभी तो ये निकलेगी। तब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर। तभी उन्होंने लेखक से कहा कि तू खड़े खड़े क्यों देख रहा है, जाकर दोनों दरवाजे बंद कर। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। पिताजी को फिर तेज गुस्सा आया, उन्होंने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला कर दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। इतनी जोर से उन्होंने लाठी घुमाई कि वो जो लाठी थी झूलते झूलते माँ के सिर पर आके लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। वो जो चिड़िया थी दोनों सोच कर आई थी कि अब उन्हें इसी घर में रहना है, तो वो ची ची करके दूसरी जगह जाकर बैठ जाती। जहां से उसको उड़ाया जाता वो दूसरी जगह चली जाती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार से टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए। जो गौरैया थी वो दरवाजे से बाहर निकल आई। माँ भी तालियां बजाने लगी और पिताजी ने जो थी लाठियां दरवाजे से टिका दी, दीवार से टिका दी और छाती फैलाए कुर्सी पर जाकर चैन की सांस ली, बैठ गए आराम से। देखिए तो चिड़िया। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर ऑटोमेटिक छोड़ देगी। तभी पंख के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई दी। फिर पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई दी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। फिर एक बार ची ची की आवाज सुनाई दी और माँ को फिर हंसी आ गई। उन्होंने ऊपर सिर उठाकर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। फिर माँ ने ऐसे सिर उठाकर ऊपर देखा, उन्होंने देखा कि जो दोनों चिड़िया थी वो वापस उसी घोंसले में बैठी हुई थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। फिर माँ ने बोला कि लगता है वो दोनों चिड़िया दरवाजे से नीचे की तरफ से आ गई है। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे बैठे हंसी जा रही थी। फिर पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने देखा कि इतनी मशक्कत के बाद भी चिड़ियों को उड़ाया लेकिन चिड़िया फिर आके बैठ गई। तो पिताजी को और गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि माँ मदद तो करती नहीं है और बैठे बैठे हंसी जा रही है। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दी। जो दरवाजे की नीचे की जो खाली जगह होती है वहां पर उन्होंने कपड़े ठूस दिए ताकि कोई छेद बच न जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। वापस से पिताजी ने वही प्रोसेस शुरू कर दी। उन्होंने दरवाजे की जो नीचे की जगह थी उसको पूरी तरह से पैक कर दिया ताकि वो चिड़िया वहां से निकल ना पाए। अब की बार तो वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब जो रोशनदान जो खिड़की होती है जहां से उजाला आता है, वो वहां का जो एक शीशा था वो टूटा हुआ था। और अब ऐसा लग रहा था कि वो जो दोनों चिड़िया है वो उसी रोशनदान से अंदर आई थी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, ये कहा माँ ने कि इस बार उन दोनों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। इस बार माँ थोड़ी सी गंभीर थी उन दोनों चिड़ियों को लेकर, क्योंकि वो जा ही नहीं रही थी। तो हर बार व्यंग करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अब इसे मत निकालो।
अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। माँ ने ऐसा अनुमान लगाया कि अब इसने अंडे दे दिए हैं, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। क्या मतलब, मैं कॉलिन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। जो कॉलिन होता है वो वहां पर, उन्होंने कहा कि क्या मतलब है, ये चिड़िया यहाँ बैठेगी कॉलिन को खराब करेगी, तो क्या मैं इस कॉलिन को बर्बाद करवा दूं? फिर उन्होंने कुर्सी पर चढ़कर उस रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। एक बार फिर उन्होंने लाठी को चारों तरफ घुमाया और दोनों चिड़ियों पर हमला कर दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जाकर बैठ गई। इस बार दोनों गौरैया आंगन की दीवार पर जाकर बैठ गई। कौन सा आंगन? पिछले आंगन की दीवार पर। रात इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। फिर वहां पर पिताजी ने सोने से पहले एक बार और जाकर देखा, वहां पर चिड़िया नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। तो फिर पिताजी को वही लगा कि मुझे चिड़िया दिखाई नहीं दी, लगा वो कहीं और चली गई होगी, मानो कि चिड़िया ने हार मान ली हो और वो कहीं और दूसरी जगह चली गई हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चिड़ियों ने सचमुच उस पंखे के गोले में अंडे दिए होंगे, जिसकी वजह से वो वहां से नहीं जा रही थी और वही वही डांट खाने के बाद भी, लाठी खाने के बाद भी बनी हुई थी। दूसरे दिन इतवार था। इतवार उर्दू शब्द है। दूसरे दिन रविवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर गए तो फिर वे मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार एक तरह का गीत है जो कि वर्षा के आने पर गाया जाता है। इस तरह के लोकगीत यूपी में बहुत ज्यादा गाए जाते हैं। तो और मजे से बैठी वो मल्हार में गीत गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। पिताजी ने फिर उन तो दोनों को बाहर भगाने के लिए वापस से लाठी उठा ली और दोनों को भगाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा है। दिन में तो वे बाहर निकल जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते, तो न जाने किस रास्ते से वो अंदर आ जाती। पिताजी कह रहे हैं कि दिन भर तो वो यहाँ नहीं रहती, बाहर चली जाती, पर जब भी रात होती तो रात के वक्त जब हम सो जाते, तब न जाने वो किस रास्ते से आकर अंदर घुस जाती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे, वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। अब उन्होंने लास्ट में, उन्हें इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि अब मेरी सहनशीलता खत्म हो गई है। मुझे जब गुस्सा आएगा तो मैं इस गौरैये के जो घोंसला है उसे मैं नोच कर बाहर फेंक दूंगा। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। पूरा का पूरा मशक्कत यहाँ पर हो रही है उन दो गौरैयों के पीछे, क्योंकि उसे पिताजी घर में रखना नहीं चाहते। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, ऐसा पिताजी का मानना है कि जब सचमुच किसी को घर से बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत गुस्से से कही। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। हम सभी ने हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं तो घोंसले देखे ही हैं। तो वो घोंसले किससे बने होते हैं? तिनकों से, घास और चारे से बने होते हैं। तो वो जो घोंसला था वहां से तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी है। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे गिर गए। जैसे ही पिताजी ने लाठी मारना शुरू की, उस घोंसले में से जो दो तिनके थे वो लहराकर नीचे गिर गए। चलो, दो तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। फिर माँ ने यहाँ पर व्यंग किया है कि दो तिनके तो निकल गए, बाकी जो 2000 तिनके हैं वो भी निकल ही आएंगे।
तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा, मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। दोनों गौरैया फिर दीवार पर जाकर बैठ गई। इस बीच कुछ कुछ दुबला गई, कुछ कुछ काली पड़ गई। अब वे चहक भी नहीं रही थी। जब दोनों चिड़ियों को पिताजी ने देखा बाहर आंगन की तरफ, तो पिताजी ने कहा कि जो दो गौरैया थी वो दुबला गई थी। वो दोनों कैसी हो गई थी? दुबली हो गई थी, काली हो गई थी, और उनकी चहक जो चहचहाती थी वो भी नहीं रही। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे पर लटकने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला जाने लगा। पिताजी ने पूरी कोशिश की कि जो घोंसला है उसको लाठी से वो पूरी तरह से चूर चूर करके निकाल दे। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। जो जो जिस जिस चीजों से चिड़ियों ने घोंसला बनाया था, देखिए यहाँ पर चिड़ियों ने घोंसला किस किस चीजों से बनाया था? सूखी घास, रुई के फाहे, धागे और थिगलियां, इन सारी चीजों से चिड़िया अपना घोंसला बुनती है। लाठी के सिरे पर लिपटने लगी, तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची ची की। जैसे ही पिताजी ने घोंसला तोड़ा, तो उस घोंसले में से, वहां से, आंगन में से ची 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 की आवाज आने लगी। पिताजी के हाथ ठिठक गए। वो वहीं पर अस्थिर तरीके से खड़े रह गए। यह क्या? क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब पिताजी ने उसके आव भाव देखे और ये कहा कि मैंने जैसे ही बाहर देखा वो दोनों गौरैया मुझे कहाँ दिखी? दीवार पर। और वो कैसी थी? गुमसुम बैठी थी। ची ची फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची 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 किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं और हमारे माँ बाप कहाँ हैं? अब पिताजी कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उस चिड़िया को देखा, वो दोनों नन्ही नन्ही चिड़िया आपस में एक दूसरे को देख रही थी और झांक रही थी, ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही हो और कह रही हो कि हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक मतलब स्तब्ध हो गए और उनकी ओर वो देखते रहे। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर गए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर मार्मिक दृश्य शुरू हुआ। जैसे ही पिताजी ने उन चिड़ियों को देखा, वो देखकर उसे स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्टूल को एक तरफ रखा, लाठी को एक तरफ रखा, चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। माँ भी कुर्सी पर से उठी और माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए, मानो माँ उनका स्वागत कर रही हो। तभी नन्ही चिड़िया हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, वो हमें बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। जो नन्ही चिड़िया थी, जो पंखे के गोले में थी, वो बार बार उसी पंखे के गोले पर घूमती जा रही थी। तो अब वो जो दो नन्ही चिड़िया थी, वो तो जैसे तैसे जतन करके पिताजी ने उन्हें बाहर निकाला, परंतु जो दो चिड़िया थी जो ऊपर से पंखे के गोले में से झांक रही थी, वो उस चिड़िया के बच्चे थे। उनके माँ बाप झट से उठकर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। जो चिड़िया की जो नन्ही छोटी छोटी जो चोंच होती है, चुग्गा मीन्स दाना, तो उनको वो दाना खिलाने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब हमने देखा कि दो चिड़िया अपने दो बच्चों से मिली, उसको चोंच में दाना देने लगी, तो हम उसको देखते ही रह गए। कमरे में हमारे फिर से शोर होने लगा
और अब की बार पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। तो ये थी हमारी कहानी, एक अत्यंत ही मार्मिक कहानी थी। इसमें भीष्म साहनी ने इसे लिखा है। अत्यंत ही मार्मिक दृश्य था। चिड़ियों का, दो गौरैयों का उस घर में बार बार आना, पिताजी के द्वारा बार बार उसे भगाया जाना, वापस से आना। बाद में जो पिताजी इतने गुस्से से फूट पड़े थे, उन दोनों चिड़िया को देखकर पिताजी के मन में फिर वही प्रेम और ममत्व जाग उठा। इस बार पिताजी कुछ नहीं कर रहे थे, केवल अवाक होकर अस्थिर अवस्था में उन दोनों चिड़ियों को वो देख रहे थे। तो ये थी हमारी दो गौरैया कहानी, बहुत ही अच्छी थी, जिसे लिखा गया है भीष्म साहनी के द्वारा। यहाँ पर मनुष्य का प्रेम पक्षियों के प्रति बताया गया है। चलिए लेखक से परिचय पढ़ते हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मानवीय अभिव्यक्ति व्यक्त की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। जो भीष्म साहनी है, हिंदी साहित्य के प्रतिभा के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन की बातें कही है। जो उनकी तमस कहानी है, जो उनका तमस उपन्यास है, वो देश विभाजन पर है। जो भारत का, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, ये उस पर आधारित है। ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है उनका। और कुछ कहानियां इनकी मानवीय मूल्यों के बारे में उसमें बताया गया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कैसे मर्म स्पर्शी कहानी थी। इसे तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत भी किया है। जो भारत सरकार है, उन्होंने भीष्म साहनी को पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल और आदि कई कहानियां लिखी है। जो गुलेल का खेल है, ये बाल कहानी है और ये बच्चों के लिए लिखी है। तो ये था हमारा लेखक से परिचय। आइए जानते हैं इसकी एक्टिविटी। आइए हम सब इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियों में इस कार्य की आप जब इस कार्य को करेंगे, आप इसे अपनी समझ से करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख आप स्टार बनाइए और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अभी हमने कहानी पढ़ी, हमने चिड़ियों के बारे में, घर के बारे में, घर में कौन से जीव जंतु और पशु पक्षी थे, हमने वो भी जाना। तो आइए जानते हैं अब प्रश्न क्या कहते हैं। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बिल्कुल विशाल थी। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कि घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। यही इसका सही आंसर होगा। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? जो कहानी अभी हमने पढ़ी, उस कहानी में घर का असली मालिक किसे बताया गया है? माँ और पिताजी को, जिनका वह मकान है, लेखक को, जिसने यह कहानी लिखी, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, या मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे? बिल्कुल नहीं, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। पिताजी ने कहा था कि हमारा घर सराय बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पशु पक्षी सब आते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, वही उस घर के मालिक हैं। ये बिल्ली भी यहाँ से झांक रही है। गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? जो दो गौरैया थी, जो दो चिड़िया थी, माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया? बिल्कुल भी नहीं। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? बिल्कुल भी नहीं। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने उन्हें घर में रहने दिया? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ उन्हें हमेशा मना करती रही। यही इसका सही आंसर है।
माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है, माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैया की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था, बिल्कुल भी नहीं। माँ चाहती थी कि गौरैया को घर से ना भगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। फिर माँ को पिताजी के जो भी प्रयत्न करते थे वो व्यर्थ लगते थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि 2 तिनके निकाल दिए, तब माँ ने तुरंत हंस के कहा था कि 2000 तिनके भी निकाल दीजिए। तो सारे प्रयत्न उनको व्यर्थ लगते थे। और माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर भी हंसी आती थी। तो ये तीनों ही आंसर इसमें सही होंगे। कहानी में गौरैया के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? जो कहानी है दो गौरैया, वो बार बार उसी घर में लौटकर आ रही थी। तो हम इसे जीवन के किस पहलू से जोड़ सकते हैं? हम क्या समझे इस कहानी में बार बार चिड़िया घर में क्यों आ रही थी? देखते हैं इसके आंसर क्या है। दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना और संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो यहाँ पर जो दो गौरैया पाठ है वो हमें हमेशा हमारे जीवन के इस पहलू से जोड़ता है कि अपने प्रयास को हमेशा निरंतर जारी रखना। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए और आपको अपने उत्तर सही क्यों लगे, आप अपने उत्तर कॉपी में जरूर लिखेंगे। मिलकर मिलान करें। पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को उनके असली अर्थ से मिलाना है। उनके सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। आप हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा सही है। वाक्य, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए और लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? पिताजी के द्वारा कहा गया था। और पिताजी को चिड़ियों का चहकना जिसे शोर लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा कि पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को लगता था मानो कोई संगीत चल रहा हो। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जानते हैं इसका आंसर? आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जिसे किसी मेले में डेरा डाला गया हो। तो इसका सही आंसर होगा कि आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो चूहों की भागदौड़ की बात की गई है, तो हम यही सही आंसर मानेंगे। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी माँ का मजाक समझ रहे हैं। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगा है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो यही वाला आंसर सही होगा। पिताजी को बार बार ऐसा लगता था कि माँ जो है उनका मजाक उड़ाती रहती है। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो पिताजी ने ऐसा क्यों किया, देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा कि पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए, मानो उन्होंने चिड़िया को उड़ाकर कोई बहुत बड़ी विजय पा ली हो। पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। तो यहाँ पर पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में आकर बैठ गए। ये इसका सही आंसर है। इतने में रात पड़ गई। रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी। कहानी की घटनाओं के बीच बीच में धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। तो इस वाक्य से हम इसको ऐड करेंगे। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो
जानते हैं अब क्या है। गौरैया फिर से लौट आई और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, मानो जैसे कोई राग गा रही हो। गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। इसका सही आंसर है गौरैया फिर से लौट आई थी और वह शांत प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी। तो ये थे हमारे आज का हमारा पाठ दो गौरैया, और पढ़ी अभी हमने इसकी एक्टिविटी। अब रहे हैं हमारे प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर के लिए हम देखेंगे इसका पार्ट 2। तो तब तक देखते रहिए दो गौरैया और सीखते रहिए। आपको पाठ अच्छे से समझ में आया है? क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है? आप मुझे कमेंट्स करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि मेरे स्टूडेंट मुझसे सीख रहे हैं। तो आपको क्या चीज अच्छी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। तो मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर और अगली एक्टिविटी पर। तब तक के लिए गुड डे।